अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर हो सके तो कमेंट भी कर दें। उससे होता यह है कि हमारी वीडियो को और ज़्यादा स्प्रेड होने में मदद मिलती है। इस वीडियो को एज यूजुअल मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, तो अगर आपने स्किप अराउंड करना हो तो आप इजीली स्किप अराउंड कर सकते हैं। तो कल की वीडियो में हमारे जो एडिटर हैं वो चैप्टर्स डालना भूल गए थे, तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में कंप्लेन कर रहे थे, तो सॉरी अबाउट दैट। आज इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कि आज डल जाए। आज इतवार का दिन है, कोई बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ था वो फवाद चौधरी साहब और अली जैदी साहब, जो कि एकदम मंजरे आम पर आए हैं और आके पार्टी को ओन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इस वक्त पीटीआई की एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसको डिस्क्रेडिट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्रेडिट करने की कोशिश किस तरह कर रहे हैं कि जी, फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक स्टेटमेंट दे दी कि ये जो अब की लीडरशिप है, उमर अयूब साहब, गौहर साहब, ये इमरान खान से मिलते हैं जाके और ये वो बातें नहीं बताते जो कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है इन्होंने ये फूट डलवाने की कोशिश करे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब बड़े ही एलोक्वेंट हैं, बात करने में माहिर हैं, नैरेटिव बिल्डिंग करने में माहिर हैं, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है पाकिस्तानियों की कि पाकिस्तानी इस वक्त इतने ज़्यादा अवेयर हैं और इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, कि उनको इस वक्त जो है ना उल्लू बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। सबसे पहले मैं चलता हूँ अली जैदी साहब की तरफ। ठीक है, अली जैदी साहब के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। ये क्लिप पहले देख लीजिएगा, फिर उसको बात को आगे लेके चलते हैं। मिलना नहीं चाहते अभी आप, या बिल्कुल मिलना कोशिश नहीं चाहता की? हूँ। कोशिश नहीं की? फायदा क्या है? मुझे पता है ना, मैं तो बिल्कुल मिलना चाहता हूँ, गले मिलके रोना भी चाहता हूँ लेकिन जो ये आगे मिलने नहीं देंगे? यार इतनी सारी बातें शुरू हो जाएंगी, देखें भगोड़े वापस आ रहे हैं, ये वो, अभी क्या मतलब फैमिली को आगे हर एक सुन, व्हाई शुड आई गेट इनटू इट? हाँ, क्या मैं उनकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहा हूँ? मैं हर एक से, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो भीख मांगने को तैयार हूँ। मिलना नहीं। आपने देखा है कि ये जब शुरू शुरू में जब इमरान खान साहब जेल में गए गए थे, तो इन्होंने अपनी ना मूंछों को ताव-शाव भी देना स्टार्ट कर दिया था अली जैदी साहब ने। और बड़े ही धड़ल्ले से आए थे कि हम पीटीआई को ओन करते हैं, पीटीआई हमारी पार्टी है, ऐसी की तैसी, इन सब की। देखें, अली जैदी साहब के बारे में मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि जब पीटीआई के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया था, कहा जा रहा था कि इमरान खान के ऊपर सुर्ख लकीर लगा दी गई है, उस वक्त की मैं सूरत हाल बताता हूँ आपको। अरसलान घुम्मन साहब, उनका ये एक क्लिप पे मौजूद है, पूरा इंटरव्यू भी मौजूद है अली जदी साहब के हवाले से। उसमें उन्होंने कहा था, ये उनके समेत, अरसलान घुम्मन साहब के समेत पीटीआई के जितने भी ऑफिशियल्स थे कराची में, उनको फोन करके ये क्या कह रहे थे, उनको कॉल करके ये कह रहे थे कि इमरान खान खत्म हो चुका है, तुम जो सब लोग जो हो ना पीटीआई को छोड़ दो। ये वो अली जदी साहब हैं जो कि अब ये दोबारा लाइमलाइट के आने के लिए हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी रियलिटी है। उसके बाद मैंने फवाद चौधरी साहब के जो है ना चंद क्लिप्स निकाल के रखे हैं, जो कि आज क्योंकि एकदम वो आपको पता है ना मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आके शो के बाद शो कर रहे हैं और अजीबो गरीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। बयानात किस किस्म के दे रहे हैं? एक्सट्रीम किस्म की, कंट्रोवर्शियल और फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत, मुझे बहुत ना अजीब लगी ये बात। इवन दो कि आई पर्सनली लाइक फवाद चौधरी, मेरे ख्याल में वो एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लेकिन मैं नहीं समझता ये एक टॉप के लीडर हैं। क्योंकि टॉप का लीडर वो होता है जो कि मुश्किल वक्त में फाइट करे। टॉप का लीडर मेरी नज़र में कौन है? एजाज चौधरी साहब, जो खवातीन इस वक्त पीटीआई की जेल में हैं, जिन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इवन कि वो यंग खातून जिसका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, पीटीआई ऑफिशियल में भी नहीं थी, सनम जावेद साहिबा, वो एक्चुअल लीडरशिप, टॉप लीडरशिप में आने के काबिल है। बहरहाल एक अच्छी चीज़ ये भी हुई है कि ये सारे जो है ना इस तरह के लोग फिल्टर आउट भी हो गए। और आपको पता है कि जब पिछले टेन्योर के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो फवाद चौधरी बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इनको जो है ना पंजाब का सीएम बना दिया जाए। इनके ख्वाब ये थे, ख्वाब भी जो है ना टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल लेट्स लेट्स वॉच दीज क्लिप्स फर्स्ट एंड देन विल गो फ्रॉम हियर। उमर के तासुर ये जो सब कि इमरान खान साहब ने अली अमीन हूँ
उमर अयूब हूँ, ये शिबली फराज हूँ, बैरिस्टर गौहर हूँ या रऊफ हसन हूँ, इनके अपॉइंटमेंट्स के ज़रिए एक सॉफ्ट सिग्नल दिया था, और उस सॉफ्ट सिग्नल के नतीजे में कुछ नताइज अगर नहीं आए तो अब ही इज़ विलिंग टू चेंज देम। Well, he should change them. They are total बेकार है, इनका क्या है, इनको रखें ना रखें क्या। और उमर अयूब ने इस्तीफ़ा भी इसीलिए दिया। उमर तो खैर शरीफ आदमी है ना, वो उस तरह के प्रेशर्स नहीं ले सकता। गौहर हो गया, उमर हो गया, ये लोग तो देखो धीमे लोग हैं। शेर अफजल मरवत अब शिबली से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। वो तो खैर उनकी अपनी एक लोकल पॉलिटिक्स का इश्यूज़ है ना, वो कहते हैं मुझे अकोमोडेट नहीं करता, उनके तो और इश्यूज़ हैं ना, वो हमारे वाले प्रॉब्लम्स नहीं है। हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि हम तो ये चाहते हैं ना कि इमरान खान को बाहर लाएं। ये तो उनकी लोकल पॉलिटिक्स के इश्यूज है ना, जो इसको शंदाना का इशू है या अफजल मरवत का इशू है या शहरियार का इशू है, ये तो इनके एक अपनी लोकल पॉलिटिक्स। शंदाना बीबी भी जब गुफ्तगू करते हैं, कभी आपके बारे में, कभी सवात के वाक़े के बारे में, वो भी उनकी मुझे पॉलिटिकल मंतक समझ नहीं आया। शंदाना के इश्यूज हैं, एक तो मुझे नहीं पता वो उसकी क्यों पंजाबियों से इतनी ज़्यादा एक तो उसको प्रॉब्लम है। शी हेट्स एवरी पंजाबी, आई डोंट नो क्या। और उसकी खैर मेरी तो चूंकि वो बड़ा उसका बैन। अब ये इन्होंने फवाद चौधरी साहब ने एक तो जो इस वक्त टॉप लीडरशिप बैठी हुई है, जो कि इमरान खान के अप्रूवल के साथ इस वक्त बैठी हुई है, जो कि लीड कर रही है पीटीआई को बाहर, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई भी नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। और उसके बाद शानदाना गुलजार साहिबा के बारे में जो इन्होंने ये रेसिस्ट किस्म की स्टेटमेंट दी है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। शानदाना गुलजार साहिबा के बारे में ये बात करना, ये बिल्कुल जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की है ना पख्तूनों के हवाले से कि जी पंजाब और केपी के दरमियान बॉर्डर लगाओ क्योंकि सारे जो दहशतगर्द हैं वो उधर से ही आते हैं। और इसी तरीके से अगर आप ख्वाजा साद रफीक साहब की स्टेटमेंटें पढ़ें, वो भी जाग पंजाबी जाग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। ये तासुब फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये किस बेस के ऊपर इन्होंने इस तरह की बात की है? हमें तो कभी भी शानदाना गुलजार साहिबा से कोई इस तरह की कोई वाइब नहीं आई। ये मरियम नवाज साहिबा के नैरेटिव को आगे लेके चल रहे हैं फवाद चौधरी साहब। आपको कितने इम्कानात लगते हैं कि इस वक्त जो आपने हेड ऑन लिया हुआ है पीटीआई की लीडरशिप को, उसके बाद आप पीटीआई का हिस्सा दोबारा बन सकते हैं? और कितनी उम्मीद आपको इमरान खान से है कि इस माहौल में जो अब आपने क्रिएट किया है और आप देख रहे हैं कि आपका और पीटीआई लीडरशिप का इस वक्त जुमलों का तबादला हो रहा है, उसके बाद इमरान खान आपको एक्सेप्ट कर लेंगे दोबारा पार्टी में? मुझे 100% यकीन है कि इमरान खान से जब भी मेरी मुलाकात हो जाएगी और वो मेरा मौक़िफ़ सुनेंगे और मेरे मौक़िफ़ सुनने के बाद वो जो मेरी बात है उसको वो एंडोर्स करेंगे। क्योंकि मुझे खान साहब का भी पता है, वो ये तो एक अहमकों का टोला इकट्ठा हुआ है ना, ये जो 3-4 है। इमरान खान तो बड़े अक्लमंद आदमी है, ज़ीरक आदमी है। 2 दिन पहले जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें बाकायदा इमरान खान की डायरेक्शन बताई गई है, जो रऊफ हसन और दीगर लोगों ने आके सामने बताई है टेलीविजन पे कि इमरान खान ने कहा है जो पार्टी छोड़ के गया है उससे बात नहीं होनी, कोई एंगेजमेंट नहीं होनी, वी आर डन विद देम। सही बात है। वो बात यह है कि उनसे एंगेजमेंट होगी तो रऊफ हसन वगैरह की नौकरी का क्या बनेगा? मुझे आप बताइए कि कभी आपने सुना है कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन 7.5 लाख रुपया ले रहा हो किसी पॉलिटिकल पार्टी से? इनकी सबकी नौकरियां मारी जाएंगी। ये क्यों एंगेजमेंट के लिए इमरान खान को कहेंगे कि होनी चाहिए? और मुझे आप बताइए, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमें ये डायरेक्शन दी है और कहा है कि पार्टी को बताओ कि जो लोग जा चुके हैं उनसे एंगेजमेंट नहीं होगी। इमरान खान के अहकाम आते हैं। सवाल यह है कि जब इमरान खान से मिलना ही इन 2 लोगों ने है तो वही बात होगी ना जो ये बात जाके उनको बता रहे हैं। इन्होंने क्या बताना है कि मैं क्या मेरी जो स्टेटमेंट है या बात मेरी इनसे लड़ाई क्या है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि इमरान खान की रिहाई का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इन्होंने ये तो नहीं कहना जाके, इन्होंने तो कहना देखे जी वो सारी पार्टी के ऊपर तनकीद। अब आपने देख लिया कि फवाद चौधरी साहब ऑब्वियसली पीटीआई के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब आप ये देखिएगा कि अब इन्होंने ये जो बात की है कि जी इमरान खान जो बातें करते हैं इनसे मिलने के बाद वो ये बाहर आके नहीं बताते हैं, ये अपनी मर्जी से बातें बताते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो ये मतलब हुआ कि ये जो अभी लीडरशिप बाहर बैठी है फवाद चौधरी साहब के मुताबिक उन्होंने पीटीआई को हाईजैक कर लिया है। कैन यू बिलीव दिस? यानी कि आपके ख्याल में ये पॉसिबिलिटी है? इमरान खान साहब सिर्फ इन दोनों को तो नहीं मिलते हैं, इमरान खान साहब की तो सैकड़ों मुलाकातें होती हैं और इमरान खान को एक एक चीज का पता है कि बाहर क्या हो रहा होता है। आप उनसे जाके बाहर जो भी चीजें हो रही है उनसे उनसे उसके हवाले से सवालात करते हैं तो वो आपको राइट अवे बता देते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इमरान खान जो बात कर रहे हों और वो बाहर आके ये बात ना करें। तो ये बात भी फवाद चौधरी के हवाले से शक व शुबहात पैदा करती है।
रऊफ हसन साहब पार्टी के तर्जुमान आके ये कहेंगे ऑन रिकॉर्ड काशिफ के साथ, ये मेरे प्रोग्राम में 2 बार कह चुके हैं वो, जब वो कहेंगे कि इमरान खान साहब ने जेल से मुझे कहा कि इनकी कोई जगह नहीं है। देखिए बात यह है, इमरान खान तो इज ही मिसकोटिंग हिम या उन्हें बहका रहे हैं? मुझे नहीं पता। मैं तो सच्ची बात है, जब जेल से मेरी 2 मुलाकातें हुई खान साहब के साथ। अब ये आपने देखा कि अगला इंटरव्यू हुआ, इनको अपनी जो इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसकी रियलाइजेशन हुई और यहाँ पे आके इन्होंने उसको करेक्ट करने की कोशिश की। आई थिंक इन्होंने बात कर दी। पहले ये कहते हैं कि जी इमरान खान जो है वो उनको ये हाईजैक हुई भी पार्टी, उसके बाद इनको रियलाइजेशन हुई कि यार ये चीज़ तो बैकफायर कर जाएगी बुरी तरह। इन्होंने फिर इनके प्रोग्राम के अंदर आके इस बात को चेंज कर लिया जेल में। और खान साहब जो हैं उन्होंने, ही वाज एक्चुअली वेरी काइंड टू मी। और जब इंतजार में जो था, हाँ जी, उसने कहा कि आपको बुला रहे हैं। उसके बाद हुआ ये कि ये सारे चले गए खान साहब के पास, इन्होंने अपना रोना पिटना डाल। अब देखें जी, बॉटम लाइन पता है क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये इमरान खान का डिसीजन है कि जितने भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनके हवाले से मैं फैसला बाहर आकर करूंगा। लेकिन फवाद चौधरी और अली जैदी साहब, ये 2 इंडिविजुअल्स हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बात ही नहीं कर रहे, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हुए हैं, राइट। अब शीरी मज़ारी साहिबा जो कि वो भी नहीं बात कर रही हैं, उन्होंने वो, क्योंकि बाकी सारे लोगों ने फैसला किया है कि यार इमरान खान की हम बात को मानेंगे। उनका फैसला ये है कि मैं बाहर आऊँगा तो मैं केस टू केस बेसिस के ऊपर, मेरिट के ऊपर फैसला करूंगा कि मुझे जो लगेगा कि भाई ये बंदा, इसके साथ वाकई जुल्म ज्यादती हुई थी, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, उसको मैं वापस पार्टी में ले लूंगा, या जो भी उनका क्राइटेरिया होगा, हमें नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फवाद चौधरी इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं, चाहे इमरान खान जो मर्जी कह रहा हो कि मुझे पार्टी के अंदर लिया जाए और मैं इसको पार्टी को लीड करूं। क्योंकि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ। आज से तकरीबन 1.5 माह पहले फवाद चौधरी साहब को हमारी टीम ने कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि सर हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। इनका आगे से जवाब क्या था? इनका जवाब था यार चीज़ों को ज़रा कूल डाउन हो जा लेने दो, फिर बात करेंगे पॉलिटिक्स के हवाले से। आपको फिर एक बात ये भी याद होगी कि जब ये बाहर आए तो इन्होंने पॉलिटिक्स पे बात करने से इनकार कर दिया था। ये क्या बात कर रहे थे कि वो जो इंडियन इलेक्शंस हो रहे हैं, मोदी, ये कि जिसको भी इंटरव्यू देने जाते थे ना, उसको यही कहते होते थे कि यार मैं सिर्फ ये इंडिया के जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना, इसके ऊपर बात करूंगा और किसी टॉपिक के ऊपर नहीं बात करूंगा, ठीक है। तो ये फिर अपने आप को टॉप, अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को टॉप लीडरशिप के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो फस्तायत का दौर था वो गुजर चुका है, तो अब इन्होंने देखा है कि यार अब जो है, क्योंकि अब आपके सामने ही है इन्फ्लेशन की सूरत हाल, बिलों की सूरत हाल, बजट आ गया है, लोग जो के लिए, तो अब इनको नजर आ रहा है कि यार सब अंडर प्रेशर हैं, अब जाके जो है ना हम ऊपर जाते हैं और मैं जो ना जाके लीड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मैं इमरान खान को निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें। तो अब ये जो है ना पकी पकाई हांडी जो है ना खाने के लिए तैयार है, वो ये सूरत हाल है फवाद चौधरी साहब की। मैं भी इनको डाउट नहीं करता था, लेकिन अब ये इनकी जो इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ रही है ना, तो इससे मुझे भी जो है ना डाउट होने लग गया है। मैं फिर भी नहीं डाउट करता हूँ, मैं किसी को नहीं जज करता हूँ, लेकिन मैं सोनली फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ना, उसकी बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं क्लेम करता हूँ मुझे कोई अंदर की खबर है या ये जी वो उन्होंने, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग बात कर रहे हैं ना कि यार उसने भी लॉन्च कर दिया, इसने भी लॉन्च कर दिया। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि फवाद चौधरी साहब को नजर आ रहा है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है ना। तो उन्हें नजर आ रहा है कि अब जो है, अब जो है ना पीटीआई ने बाहर निकलना है, पीटीआई इज रेडी टू कम बैक। तो अब उसमें अपनी वो पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सूरत हाल है। आपको बताऊं, पीटीआई में आपका मवाजना वैसे रऊफ हसन के ऊपर क्या गुजरी हो या गौहर खान साहब के ऊपर या शेख वकास, उनसे नहीं बनता, क्योंकि यू आर फेस ऑफ द पार्टी। आप हो, इमरान इस्माइल हो, अली जैदी हो, असद उमर हो, शीरी मज़ारी साहिबा हो, ये पार्टी के फेस थे। आपका अगर मवाजना बनता है कि आप पे क्या बीती और आपने कितना बर्दाश्त किया, तो वो बनता है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद साहब से, उमर चीमा साहब से, आलिया हमजा से, जो पिछले 1 साल से जेल में है और बड़ी बदतर हालत में वो जेल में है। उनसे मवाजना बनता है ना। जो मैं देख रहा होता हूं सोशल मीडिया पर जो तनकीद होती है, वो उनसे कंपेयर करते हैं कि देखो वो 1 साल जेल में, आप लोग चंद दिन नहीं रह सके। नहीं, चंद दिन मैं चंद दिन रहा हूं जेल में। शुरू में जब पार्टी छोड़ने से पहले, बाद में तो आप 6 महीने रहे, मुझे पता है, लेकिन मैं शुरू की बात कर रहा हूं जब 25 मई को आपने तो मैं क्यों, मैं मुझे बताइए ना मुझे कि मैं 6-1.5 महीना पहले जो मैं रहा, 3 दफा मैं अरेस्ट हुआ, तो मुझे आप बताइए ना कि ये मैं क्यों रहा।
ये तो आप बताइए ना, क्यों आपको क्या क्या आपकी थी उस वक्त बात? जाहिर है कि आप तहरीके इंसाफ की वजह से रहे हैं ना, आप इमरान खान की वजह से जेल रहे हैं ना, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप तो पार्टी छोड़ चुके थे ना 25 मई को, फिर नवंबर में गिरफ्तारी की क्या वजह बनी? आपने कोई ऐसा पीटीआई के हक में ट्वीट भी नहीं किया था, कोई ऐसी बात नहीं की थी आपने, तो फिर वो पीटीआई की वजह से तो नहीं आप अरेस्ट हुए होंगे ना दोबारा? नहीं नहीं नहीं, पीटीआई की वजह से ही बना ना, आईपीपी में शामिल नहीं हुए, पीटीआई के साथ जो है वो रहे और अपना ठीक है, आपने जो है वो एक जो ख्वाहिशें थी वो सारी पूरी नहीं कर हो सकी ना, आप ख्वाहिशें तो नहीं पूरी कर सकते थे। देखें, ये इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से मैं इनको डाउट नहीं करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि यार जी फवाद चौधरी साहब किसी के साथ मिले। मैं यही देखिए 6 महीने जेल गुजार के आए हैं ये, ठीक है, लेकिन उस तरीके से ये प्रेशर नहीं सह सके जिस तरीके से इनको प्रेशर सहना चाहिए था। जिस तरीके से टॉप लीडरशिप का मतलब यही है ना कि जी आप लोगों को लीड करते हैं, आप ये नहीं करते हैं कि जी आप स्मार्ट तरीके से इधर उधर होके बच के निकल जाते हैं जैसे मेजॉरिटी टॉप लीडरशिप ने पीटीआई के साथ किया है। मैं समझता हूं कि ये बड़ी ज्यादती है मेरे भाई फवाद चौधरी की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ। एक तो आप औखे वेले में हमें छोड़ के चले गए, आपने ऑब्वियसली चले गए क्योंकि आप शायद वो जुल्म या टॉर्चर जो बाकी पीटीआई वालों पे हो रहा था आप बर्दाश्त नहीं कर सके। मगर मैं अपने भाई को कहूंगा इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन। ये जो जुल्म हो रहा था, जो तशद्दुद हो रहा था, जो फस्तायत थी, वो हम सब के साथ हो रही थी। तो एवरीबडी हैड एन ऑप्शन कि आप हमें छोड़ के चले जाते या आप हमारे साथ रह जाते। आपने आसान रास्ता ढूंढा, आप चले गए, आपने कहा जी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो लोग खड़े रहे, मार खाते रहे, तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, अपने घरों पे छापे मरवाते रहे, जलीलो ख्वार होते रहे, और पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या हुआ, मुझे मैं उस तफसील में जाके आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। आप सब ने वो अपनी आंखों से देखा। आप उसके साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जिसने खान के साथ खड़ा रहना को तरजीह दिया, वो कैसे बराबर हो सकता है उस आदमी के जो हालात की तंगी देख के खान को छोड़ के चला गया? तो मैं ये समझता हूं कि आपका हक नहीं बनता। मैं आप दोस्त हैं, मैं बसद एहतराम रिक्वेस्ट करूंगा कि चौधरी साहब इस किस्म की गुफ्तगू बंद कर दें। ये नून लीग का एजेंडा है और नून लीग के एजेंडे के ऊपर चल के वो लोग जो खान के साथ आज तक खड़े हैं, आप उनको डिमीन करना चाहते हैं, किसके कहने पे और क्यों? सो इसको छोड़ें। मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, मैं उन्हें मेरी एडवाइस ये होगी, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप इस वक्त देखें ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि जो आदमी औखे वक्त में खान को छोड़ के चला जाए, कल वो बाहर जाके खान के हक में दो बयान दे और फिर वो समझे कि मुझे पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया जाए या मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन जाऊं। तो सेल्फ इम्पोज स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकते। आपकी मेहरबानी, आप खान साहब के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। खान इस मुल्क का और मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा लीडर है, और इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो खान के साथ खड़े रहे, जिन्हें मरा खा दिया ने, और जो लोग जिन्होंने खान के उन दोस्तों को वोट दिए हैं खान के कहने पे, आप तो उन सबकी इंसल्ट कर रहे हैं। आप तो पीटीआई के वोटर की इंसल्ट कर रहे हैं। यानी कि जो खलोता रहा है वो पागल जे, जेड़े दौड़ गए वो ठीक ने। बिल्कुल ठीक बात है वकास अकरम साहब की कि ये जो अब कर रहे हैं ये पीटीआई की हेल्प नहीं कर रहे हैं, पीटीआई के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, इस हवाले से पीटीआई ऑफिशियल की ट्वीट आई है अब से कुछ देर पहले। क्या कहते हैं वो? 8 फरवरी को जो कौम ने कर दिखाया, इसकी वजह से ताकतवर लोगों के सारे प्लान चौपट हो गए हैं। अब रोजाना एक नया मास्टर प्लान और नया मोहरा जाहिर कर रहे हैं। अब ये पीटीआई ऑफिशियल की जो स्टैंस है उनके, वो तो कहते हैं कि भाई ये इनको लॉन्च ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, फवाद चौधरी साहब को दोबारा मंजर-ए-आम पर आने के लिए कहा है। एक क्लिप साबिर शाकिर साहब का मेरी नज़र से गुजरा था। ये आज कल जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हो रहा है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंस रखता है। लेट्स लिसन टू दिस फर्स्ट। सूरत हाल ये है कि ये सिचुएशन हुई क्यों है, ये सिचुएशन हुई क्यों? यानी चीनियों पे हमले वाली, ये चीनियों पे हमले वाली और ये दोबारा दहशतगर्दी वाली, ये सारा एक फौजी ऑपरेशन की तरफ, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्यों हुआ, ये बाढ़ क्यों टूटी, ये दहशतगर्द कहां से आए, ये तालिबान क्यों आए, कैसे आए, किस रास्ते से आए, फिर किसी ने तवज्जो क्यों नहीं दी, ये सारा कुछ क्यों हुआ? ये सारा कुछ हुआ रेजिम चेंज ऑपरेशन से। आपने एक एक्सटेंशन के लिए आपने एक कंटिन्यूटी जो थी पॉलिसीज की, ऑपरेशन की, पॉलिसीज की, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया एक एक्सटेंशन के लिए। एक एक्सटेंशन, ये जहन में रखेगा क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। डाइवर्ट करना है, डाइवर्ट क्यों करें? असल पहले तो बताएं आप ये बाने कि ड्राइंग रूम में बैठ के पावर शेयरिंग फार्मूला एक्सटेंशन की साजिश की गई, लंदन में बैठ के की गई, जाती उमरा में बैठ के की गई, कहां कहां की गई, ख्वाजा आसिफ कह रहा है, मलक अहमद खान कह रहा है,
इरफान सिद्दीकी कह रहा है, मोहम्मद जुबैर बता रहा है, क्यों एक्सटेंशन का खेल खेला गया। एक्सटेंशन का खेल खेला गया, सारी की सारी एक रजीम चेंज करने का एक ऑपरेशन शुरू किया गया, वो उसमें नाकामी हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि तमाम जो फोर्सेस जिनका काम था ये बॉर्डर्स की सिक्योरिटी का, जिनका काम था, जो अपना अपना काम कर रहे थे, वो सारी फोर्सेस कहां पे आ गई? वो फोर्सेस आ गई कि डॉक्टर शहबाज गिल को नंगा करके मारना कैसे है, डॉक्टर मोईद को दहशतगर्द कैसे बनाना है, साबिर शाकिर के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा कैसे करने हैं, अरशद शरीफ को कीनिया में पीछा कैसे करना है, और उसके बाद समी इब्राहिम को क्या करना है, आरिफ हमीद भट्टी को क्या करना है, ARY का क्या करना है, सिद्दीक जान का क्या करना है, शाहिद असलम का क्या करना है, तमाम जर्नलिस्टों को हमने क्या करना है, फिर सियासतदानों को उठाना कैसे है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम में फैल चुकी है, और फिर रातों रात 8-10 हजार आदमी कैसे उठाना है। और वो अब तो रिपोर्ट आ गई ना हाईकोर्ट में, लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, 8-10 हजार आदमी कैसे उठाना है। ये सारे काम जब आपने बॉर्डर्स को छोड़ के, और जिन इदारों का ये काम था, काउंटर इंटेलिजेंस का क्या काम होता है, काउंटर टेरर जो काउंटर टेररिस्ट विंग है उसका क्या काम होता है, ये सब का काम क्या था? इन सब ने तो मुझे और आपको दहशतगर्द गद्दार साजी की एक फैक्ट्री खोली गई। बड़ा सही कह रहे हैं साबिर। मैं इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन व्यूअर के लिए ऐड कर दूं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है रियासत की, जो ह्यूमन, डॉक्टर सुने, ये सारा कुछ जब हमने सारा अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, रियासत तो किसी और तरफ लग गई ना। अब आप जब ये प्रेशर आया, सीपैक रुक गया। सीपैक किसने रोका? मैंने रोका या आपने रोका? किसी ने नहीं रोका। सीपैक उस रिजीम चेंज के नतीजे में रुका, ठीक है। फिर जाए वापस साइफर में। साइफर में वो कौन था जो हमारी साइड पे बैठे हुए हमारे स्पीर डॉक्टर असद मजीद को नहीं पता था कि उनको क्या ब्रीफ की गई है? डॉक्टर लू को किसने ब्रीफिंग दी है? किसने बताया है कि इमरान खान जो है वो जाती दौरे पे गया हुआ है, वो स्टेट का विजिट नहीं था? कौन है वो? कौन था जो बता रहा था? डॉक्टर असद मजीद को नहीं पता, ब्रिगेडियर जो मिलिट्री अताशी उसको नहीं पता। वो हैरान हो रहे हैं कि ये बातें क्या कर रहे हैं। वो कौन था? ये इसलिए ये कभी अज़्म इस्तेहकाम, कभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, कभी कुछ, इन सारी चीजों को छोड़ के उस बुनियादी किरदार का पता चलाया जाना चाहिए। उस बुनियादी किरदार को सामने लाएं, कटहरे में लाएं। ये गद्दार साज फैक्ट्रियां बंद करें, और ये गद्दार साज फैक्ट्रियों से या इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च करने से, इस तरह से वो, आप ये बताएं मुझे कि जो आपका चाइना आपको दुनिया भर में आपके खिलाफ होने वाली साजिशों के बारे में आपको आगाह कर सकता है, आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकता है, क्या उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तो इसलिए ये हम इस वक्त इंतहाई वो क्या कहना चाहिए कि हम अपने जाती मफादात के, हम इदारों से बाला बाला अपना खेल खेल रहे हैं, आइन और कानून से बाला बाला खेल खेल रहे हैं, बंद कमरों में बैठ के प्लान्स कर रहे हैं, और बुनियादी मकसद क्या है? हमने इलेक्शन को तस्लीम नहीं करना। 8 फरवरी का इलेक्शन किस तरीके से चोरी किया गया, क्या दुनिया भर में कोई मिसाल मिलती है कि इस तरीके से चोरी किया जाता है? नतीजा फॉर्म 47 तकसीम किए गए। मैं फिर आऊंगा कि पूरा निजाम है क्या? फैसल वाडा चला रहा है पूरा निजाम। क्या फैसल ये पाकिस्तान की तकदीर ये है कि तमाम हुक्मरान जो हैं उनमें इतनी गैरत नहीं है? किसी एक हुक्मरान में भी, पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग, आप जैसे तैसे भी आप पार्टी तो हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी तो, आप में इतनी गैरत नहीं है कि आप एक फैसल वाडा जो है वो रोजाना सुबह उठ के आपके मुंह पे जूते मारता है और आपको नंगा करके मारता है और आप बोल नहीं सकते उसके सामने। साबिर शाकिर साहब की बात में एक और मैं चीज़ ऐड करता जाऊं कि जिस वजह से इमरान खान की हुकूमत को रिमूव किया गया था, वो मेन वजह क्या थी? वो मेन वजह यही थी कि अमेरिका को पाकिस्तान में बेसिस चाहिए थी अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, जिससे उसने इनकार किया। इसका क्या मतलब था? इसका यह मतलब था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी चेंज करना था उन्होंने। और पाकिस्तान की फिर फॉरेन पॉलिसी किस सूरत में चेंज हो सकती थी? वो इस सूरत में चेंज हो सकती थी कि जब पाकिस्तानियों और अफगानियों के दरमियान लड़ाई करवाई जाए, उसकी फॉरेन पॉलिसी का तसलसल भी हमें नजर आ रहा है। वो जो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ऐलान किया है कि जी अब हमने अफगानिस्तान के अंदर जाके हमने टेररिस्ट को मारना है, आज अफगानिस्तान का भी जवाब आ गया कि अगर आपने ये किया तो भाई फिर हमारी तरफ से भी रिएक्शन के लिए तैयार रहें। तो जब ये दिस इज एग्जैक्टली हाउ द अमेरिकन्स आर गोइंग टू गेट द बेसिस। और जब वहां पर बेसिस आ गई तो फिर आपका सी पैक तो बढ़ गया ना। फिर जब तक आपके यहाँ पे अमन नहीं होगा, सी पैक किस तरह आगे प्रोसीड करेगा? उसके बाद पता है आपको कि वो इस वक्त रो रहे हैं, चीख रहे हैं और बिलक रहे हैं तकलीफ के मारे। तकलीफ क्या है? एक बंदे की 30,000 तनख्वाह है, वो पूरा दिन काम करके 1,000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, उसके 3 बच्चे हैं और उसका बिजली का बिल कितना आया है? 50,000 रुपए। तो अब इस सूरत हाल के बाद कल रात
चुप करके इन्होंने पेट्रोल की कीमत ₹7.45 और डीजल की कीमत ₹9.56 पैसे ऊपर कर दी है। अब ऑलरेडी लोग बिलक रहे हैं ना, अब इससे और ज्यादा प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और हमारे जो इस वक्त जबरदस्ती के हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, उनके उनकी उनकी हरकतें चेक करें आप। अब ये अदाकार राशिद महमूद साहब का, आपको पता है कि कल से एक क्लिप वायरल हुआ है अपनी, ये देखें ना, ये पाकिस्तान के अदाकार हैं, पाकिस्तान के टॉप के लोग हैं ये। अब आप अंदाजा करें अगर इनकी चीखें निकल रही हैं तो आम बंदे की क्या सूरत हाल होगी। अब ये माइजा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा, माइजा कह रहा हूँ, अज़मा बुखारी साहिबा, ये भी वहां पर पहुंची हुई थी। आई डोंट नो कि ये कहाँ की क्लिप है। तो वो कहते हैं कि जो वहां पर रिपोर्टर खड़े हुए हैं वो उनको कहते हैं कि यार इनका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया। आगे से उनका जवाब पता है क्या है? इस तरह हाथ करती है, कहती हैं वो तो सबका आ रहा है। ये हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं उनकी ये सूरत हाल है। ये क्लिप देखिएगा, छोटा सा मैंने निकाला है इसमें से। आपकी एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें इन्होंने बिलों के बारे में, इनको ज्यादा आए हैं उसके बारे में क्या? पूरा मिनहसुल कौम अलमिया है, वो एक दिन में थोड़ी सॉल्व होगा, पता नहीं होता भी है कि नहीं होता। जिस पे मैंने एहतजाज किया वो 45,638 रुपए का बिल है जो आज मैंने भरा, और काम मेरे मुल्क में है नहीं। इसके जिम्मेदार अरबाब इख्तियार है जो ये बगैर सोचे समझे बढ़ाए चले जा रहे हैं, उनका एहतसाब करें जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। हमारी जिंदगी आपने अजाब कर दी, पूरी जिंदगी आपने इस मुल्क में गुजार दी, क्या कोई पछतावा है अब इस मुल्क में रहने का? मुझे आज कभी कभी ये फील होता है, मुझे जब मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका से जॉब की ऑफर हुई थी तो मुझे वहाँ चले जाना चाहिए था। ये मैं 45-46 बरस पहले की बात, मैं नहीं गया था। मेरे अब्बा ने मुझे कहा क्यों नहीं जा रहा, मैंने कहा मुझे शनाख्त अपनी जमीन पे चाहिए। मजा आ रहा है फिर शनाख्त का अब इस बुढ़ापे में? कोई बात नहीं बेटा, मैं फैक्ट बिलीवर हूँ, मैं अल्लाह के यहाँ तो पसंदीदा, मुझे उधर अगले जहां जन्नत में एक कॉर्नर प्लॉट मिलेगा, इनके यहाँ बन रहा है, मुझे वहाँ मिलेगा। उसके बाद PMLN के ऑलमोस्ट जो सपोर्टर्स हैं वो तो आपको पता है वो तकरीबन ख़त्म ही हो गए हैं, लेकिन अब जो थोड़े बहुत रह भी गए हैं ना, वो भी, उनको भी अकल आना स्टार्ट हो गई, उनको भी फील होना स्टार्ट हो गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरी मुस्लिम लीग नून ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 370 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ 32,000 रुपया आया है। मैनू जनाब पता लग गया मियाँ जदों आवेगा, मैनू पता चल गया, इनू वापस भेज दो, भावें सानू इन्ना ही पता बहुत है जिन्ना क लग गया मरियम नवाज साहब। जब वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। वापडा से तंग हो गए, मेरी भी 1,000 रुपया सैलरी है। मीटर ओपन करके खुद ही मुझे 734 यूनिट डाल दी है, 50,000 रुपए का बिल। कितने यूनिट डाल दिए आपको? 734 यूनिट। आप बिलीव करें कि मैं परेशान होकर काम छोड़ के आ रहा हूँ। ये देखें कि मैं 30,000 में 3 बच्चे पालूं, नमक नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, कभी दूध नहीं है, मैं कहां से दूं बिल? 29,000 गैस के बिल आ रहे हैं, कहां से दूं? टीवी चलता है, 405 यूनिट कैसे आ जाएंगे ये बताएं मुझे। सर मैं बता रहा हूँ, मुझे 50,000 का बिल डाल दिया और सुन नहीं रहे, कहते ओए कैसे बोलते हो, बात सुनो, दवा जाओ, निकलो इधर से बाहर। आप कह रहे थे कि महकमे में जाएं, वो महकमे में गया था, अब उसकी क्या इज्जत होकर आई है? 100 किन्ने यूनिट वाले ने 1400 रुपया बिल आया, मेरे भी 217 यूनिट वाले ने, मैनू क्यों आया 8,500 रुपया? वेला 5 सुनता रहा। अच्छा, ये 2 मुख्तलिफ घरों के बिल लेकर आई हैं? हाँ, क्या उन्होंने लेके देखो, उन्होंने यूनिट भी होने वाले, मेरे भी होने। अच्छा जी, ये केस देखें आप, दोनों के यूनिट सेम है, एक का 8,000 बिल है, एक का 1,400। हाँ, तो आ देखो 16,000 रुपया 2 महीने का है। कोई फ्रिज नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना, जिन्ना 2500 आंदा पिया पिछले महीने उनका इकट्ठा 8,000 रुपया। ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ, 2 ਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਤਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਣਾ ਬੱਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ। एवरीवन, आप सब जो है सीट बेल्ट अपने टाइट कर लें क्योंकि आने वाले दिनों में परवाज जो है वो नामवार होने वाली है, क्योंकि कल से यानी 1 जुलाई से जो डब्बे वाले दूध हैं उनकी पैक की लीटर की कीमत जो है
वो 300 प्लस हो जाएगी, और जो 1.5 लीटर की कीमत है वो 550 प्लस की हो जाएगी। और दीगर जो खाने पीने की अशिया हैं उनके साथ भी यही होगा, और जो ड्राई मिल्क है उसके साथ भी यही होगा, साथ में मेडिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा 18% GST। कैन यू इमेजिन? और पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून होने वाली है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अरबाब इख्तियार का, हमारा इतना ख्याल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान हूँ, ये इतना बड़ा आपने आने वाले दिनों में हम सबको तोहफा दिया कि ऑलरेडी आटा भी सस्ता करके एकदम से महंगा कर दिया दोबारा से। तो बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आई गेस हम लोग यही डिजर्व करते हैं और हमारे साथ यही होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग 18 तो कम आपने किया है, ज़्यादा कर देते थोड़ा, और ज़्यादा हमें जो है आसानी होती, हम और ज़्यादा खुश होते, सोसाइटी का हाल और ज़्यादा अच्छा हो जाता। सो वंस अगेन आप सबको बहुत शुक्रिया और मुबारक हो बहुत। थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट टाइम।